आज रविवार का दिन है और मेरा गला भी थोड़ा खराब है। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर घटी, देश की राजनीति में इतना बड़ा धमाका हुआ कि मुझे लगा आज आप लोगों से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, जिस तरह से पलटी मारकर वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और साथ-साथ सवाल बीजेपी के ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं और अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के एनडीए के दरवाजे नहीं खोलेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जो ये कह रहे थे कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन एनडीए में बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और अमित शाह जो कह रहे थे, खुलकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए और बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि दोनों ने अपनी अपनी बात से पीछे हटते हुए एक बार फिर से समझौता कर लिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो गए, और एनडीए का हिस्सा होने के साथ साथ उन्होंने 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, अब वो इतनी बार पलट चुके हैं कि अब जो है उनको लेकर बार बार लोग कह रहे हैं कि वो पलटू राम है, और उनको लेकर के बार बार लोग अलग अलग तरह के मुहावरे, लोकोक्तियां जो है नीतीश कुमार को लेकर बिहार में प्रचलित हो गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। भारत की राजनीति में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो पलटे, बीजेपी भी तो पलट गई। बीजेपी को आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार से के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, आज उसने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब इसको समझना जरूरी है और इसी को समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। इसको समझाने के लिए आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जो आपको समझनी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, इसके साथ साथ देश की राजनीति में बहुत बड़े बड़े जो है बदलाव हो गए हैं। यानी सिर्फ नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी, देश की राजनीति में भी बड़े बड़े उलटफेर और देश की राजनीति भी पूरी तरह से पलट गई है, और इसी को आज समझने की जरूरत है। इससे पहले कि नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर आऊं, उससे पहले एक दिलचस्प आंकड़ा समझ लीजिए कि साल 2000 से लेकर साल 2024 तक बिहार में 16 राज्यपाल रह चुके हैं। जी हाँ, 16 राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन 2000 से लेकर 2024 तक बिहार में एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका नाम है नीतीश कुमार। एक और इंटरेस्टिंग बात, नीतीश कुमार आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई चुनाव लड़कर नहीं जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। पलटी मारने का भी उन्होंने जो बनाया वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार क्यों पलटे। उससे पहले नीतीश कुमार क्यों पलटे, उससे पहले एक और सवाल का जवाब दे दूं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या ये बिहार की जनता से छल है, छलावा है, क्योंकि क्या ये बिहार की जनता को धोखा देने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बिहार की जनता को इस बार धोखा नहीं मिला है। बिहार की जनता को जो असल धोखा था वो मिला था अगस्त 2020 में, जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। क्योंकि मत भूलिए 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़े थे, और जो जनादेश था वो बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में था। लेकिन उस जनादेश को छला गया था अगस्त 2020 में, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देकर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था और लालू और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। क्योंकि 2020 का जनादेश लालू और उनके बेटे के लिए नहीं था, वो बीजेपी और एनडीए के लिए था, वो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए था। तो जनता तो इस लिहाज से देखेंगे तो नहीं छली गई है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता जो है वो अगर इसी तरह से चुनाव करती है, अगर जाति के आधार पर ही वोट देती है, अगर वो जाति के आधार पर एक नेता के पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये भी समझिए कि नीतीश कुमार की जो ताकत है वो क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर लोकतंत्र में जनता भी एक नेता को ही उसकी जाति के आधार पर, उसको चाहे वो भली कितनी बार पलटियां मारे, अगर उसको पसंद करती है, उसके साथ खड़ी रहती है, तो फिर जनता को दोष देने से, तो जनता को लेकर के ये कहना कि जनता के साथ ठगी कर ली, ये मुझे लगता है बेमतलब हो जाता है। लेकिन अब ये समझिए नीतीश कुमार ने दरअसल ऐसा क्यों किया। देखिए, नीतीश कुमार ने जो बीजेपी को धोखा दिया था,
वो बीजेपी से जो अपना संबंध तोड़ा था और वो चले गए थे आरजेडी के साथ, उसके पीछे एक बड़ा भाव क्या था? दरअसल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में वो मुख्यमंत्री पद तक बार-बार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अब ज़िंदगी में उनकी महत्वाकांक्षा उनको उस इससे आगे का ले जाने के लिए सोचती है कि अब वो मुख्यमंत्री से आगे बने। सवाल ये है, मुख्यमंत्री से आगे क्या? मुख्यमंत्री से आगे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और मत भूलिए कि 2014 में भी जब बीजेपी ने बाकायदा नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तो नीतीश कुमार रूठ गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो एनडीए में प्रधानमंत्री पद के सही दावेदार हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यही सोच करके उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा जो तमाम विपक्षी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार से ज्यादा अनुभवी, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, देश में कोई नेता नहीं है। तो नीतीश कुमार को लगा था कि वो अगर बीजेपी को छोड़ करके विपक्षी पार्टियों के साथ चले जाएंगे तो विपक्षी पार्टियां उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना लेंगी, उम्मीदवार बना लेंगी, जिससे उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि अगर ऐसा हो जाता तब भी वो नहीं जीतते, मैं आपको साफ बता चुका हूं। लेकिन उनके मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि वो विपक्ष के एक चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी से टकरा जाएं और एक बड़ा चेहरा के रूप में देश में सामने आए। लेकिन उनकी जो तमाम उम्मीदें थी उन पर पलीता लग गया। क्योंकि पहली बार पलीता कब लगा? पहली बार पलीता तब लगा जब इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, उसमें जब ममता ने नीतीश कुमार की बजाय ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया अलायंस की बैठक में उछाला था कि वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होने चाहिए। तो नीतीश कुमार के जो विधायक थे, उनके खास विधायक थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये खड़गे वर्गे कौन है? खड़गे वर्गे को दुनिया नहीं जानती। आप सोचिए, इतना बड़ा बयान था कि ये खड़गे वर्गे कौन है? राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष को कह दिया था खड़गे वर्गे कौन है। तो उस वक्त नीतीश कुमार अपमान का घूंट पी के रह गए थे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब जाते हैं तो उनके साथ एक समस्या और आती है कि उनकी सरकार के ऊपर गुंडागर्दी के, जंगल राज के आरोप लगते हैं। वो आरोप उनके ऊपर फिर लग रहे थे, लेकिन इन तमाम आरोपों को, इन तमाम चीज़ों को वो मन में दबा कर बैठे थे कि उनको इंडिया अलायंस अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी मुख्यमंत्री का, या संयोजक बनाएगी। लेकिन माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री को और अपना संयोजक बनाएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया अलायंस ने उनको घोषित नहीं किया, तब उनकी उम्मीद थी कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। अब जो 13 तारीख को, 13 जो जनवरी थी, 13 जनवरी को इंडिया अलायंस की जो बैठक होती है, जो ऑनलाइन बैठक हुई थी, उस ऑनलाइन बैठक में बाकायदा नीतीश कुमार का नाम उनके नाम का प्रस्ताव किया जाता है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आता है, राहुल गांधी उस वक्त एक बयान देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ममता बनर्जी को इनके नाम का, नीतीश कुमार का नाम स्वीकार नहीं होगा, एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। अब ये बात नीतीश कुमार को बहुत भीतर तक धंस गई। उनको लगा कि मैं सब कुछ छोड़ करके, बीजेपी के साथ उनकी सरकार चल रही थी, सब कुछ छोड़ करके, सब जो है मैं इनके साथ आया हूं और मैं एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर यह बात हो रही है कि मेरा नाम का प्रधानमंत्री के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। अब संयोजक के तौर पर जब मेरा नाम आ रहा है, तो उसमें भी जो है राहुल गांधी ने कह दिया कि इनके नाम पे ममता तैयार नहीं होगी। सवाल, ममता तो उस बैठक में थी नहीं, और उनका नाम लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से विरोध किया, और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने भी ये नहीं कहा नहीं सबकी सर्वानुमति है, नीतीश कुमार होने चाहिए। तो नीतीश कुमार को समझ आ गया कि इंडिया अलायंस में उनकी जमीन नहीं है। अब सवाल यह कि जब जिस उद्देश्य से वो गए थे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इंडिया अलायंस के वो सर्वा नेता होंगे, वो उनकी तमाम उम्मीदें धरी रह गई थी। अब इसके बाद उनके लिए क्या बचता था? इसके बाद उनके सामने एक ही रास्ता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रहते। तो मुख्यमंत्री तो उनको बीजेपी ने भी बना रखा था। तो नीतीश कुमार ने सोचना शुरू किया कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ इस तरह से, मैंने साथ छोड़ा। और नीतीश कुमार को फैसला लेने में देर नहीं लगती, उन्होंने एक बार फिर से पलटी मारने का मन बनाया। उधर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगस्त 2020 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया था और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम समर्थक उनसे बहुत बहुत नाराज थे। और उस वक्त तब बीजेपी के नेताओं ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अब नीतीश कुमार को सबक सिखाना है, उनको राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना, उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाना। और ये कसम खाने के साथ साथ आपको याद है, सम्राट चौधरी जो अब नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने बाकायदा अपना जो साफा बांधा था,
उन्होंने कहा था ये साफा तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा लूंगा। लेकिन ये राजनीति है। आज वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ वही साफा पहन करके नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और बिहार में अब वो दूसरे नंबर के नेता हैं सरकार के हिसाब से देखें तो। नीतीश और वो दोनों मिल करके अब सरकार चलाएंगे। तो ये राजनीति ऐसी चलती है। लेकिन सवाल ये कि जब अमित शाह ने कहा था, क्योंकि अमित शाह कोई भी बात बड़ी गंभीरता से कहते हैं, अगर अमित शाह ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए नीतीश के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो सवाल है कि अब दरवाजे क्यों खोल दिए गए। अब इसको एक बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, बीजेपी के पास इस समय सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है 2024 का चुनाव जीतना। और सिर्फ जीतना नहीं, बहुत भारी बहुमत के साथ जीतना। बीजेपी कह रही है कि वो 400 प्लस सीटों को टारगेट कर रही है। देखिए, बीजेपी छोटे मोटे लक्ष्य लेके कभी काम नहीं करती। बीजेपी को आज जो परिस्थिति है, नीतीश आए ना आए तब भी बीजेपी को 275 तक सीटें बड़े आराम से मिल रही हैं लोकसभा में। आज जो स्थिति है, जो राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से पूरे देश में राम लहर चल रही है, उसमें बीजेपी को 275 से 300 सीटें एक बार फिर से आए, उससे रोकना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन बीजेपी 400 सीटें कह रही है, उसका लक्ष्य 350 सीटों तक पहुंचने का है। तो बीजेपी सिर्फ सरकार बनाना नहीं चाहती, बीजेपी बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के इस स्ट्रैटेजी के पीछे बड़े खास मकसद हैं, क्योंकि बीजेपी अपने एजेंडा को फॉलो कर रही है। बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बना रही, लेकिन वो अपने एक एक एजेंडा को फॉलो कर रही है। 370 कर दिया, राम मंदिर कर दिया। अब बीजेपी के जो बाकी एजेंडे हैं, समान नागरिक संहिता हो, सीए हो, या फिर अब दूसरे जो एजेंडे हैं बीजेपी लाना चाह रही है, वो सभी एजेंडे बीजेपी तभी पूरे कर पाएगी जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत से सरकार होगी और राज्यसभा में भी उसका दबदबा होगा। और कोई संविधान संशोधन जैसा अगर कोई विधेयक होता है तो उसको राज्यों से भी पारित करवाना पड़ता है। तो अब बिहार में सरकार बनने के बाद बीजेपी की 18 राज्यों में, बीजेपी और एनडीए उसके सहयोगियों की 18 राज्यों में सरकार हो गई है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी, पहली स्ट्रैटेजी है कि बड़े अंतर से चुनाव जीतना है लोकसभा का। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी ने एक तीर से 4 शिकार किए, 4 शिकार किए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से 4 शिकार। पहली बात, बीजेपी ने जो पहला शिकार किया है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलकर इंडी अलायंस को लगभग खत्म कर दिया है। अब ये इंडिया अलायंस कागजों पर रहे, लेकिन ये इंडिया अलायंस अब खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो एक सरकार थी बिहार में, और जहां से इंडिया अलायंस का सपना निकला था, वो जगह ही अब एनडीए हो गया। इंडी वहां से साफ हो गई है, वहां एनडीए आ गया। तो इंडिया अलायंस एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस का पूरा एक स्वप्न देखा था। इंडिया अलायंस को, जो कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को जन्म देने वाले नीतीश कुमार थे, इस आइडिया को जन्म देने वाले नीतीश कुमार थे। और अब वही नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो अब सोचिए कि एक तरह से बीजेपी ने विपक्ष में इंडिया अलायंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब नाम के लिए रह गए हैं, कहीं कहीं बिहार, कहीं कहीं सपोर्ट, कहीं कहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन वो यूपीए जो इंडिया अलायंस है, वो पुराना वाला यूपीए पहुंच गया है, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस मिलकर लड़ लेंगे और भी कहीं कहीं कुछ इस तरह के समझौते हो जाएंगे। लेकिन जो इंडिया अलायंस बनाने का जो ख्वाब था कि बीजेपी के खिलाफ एक से एक और तमाम शत्रुओं को मिलाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती, वो सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो इंडिया अलायंस खत्म। बीजेपी ने पहला बड़ा काम किया। दूसरा बड़ा काम क्या किया? दूसरा बड़ा काम ये किया कि ये जो एक परसेप्शन था, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो एक परसेप्शन था, और अक्सर टेलीविजन डिबेट में आप सुनते होंगे, तमाम लोग कहते थे जब भी कभी इंडिया अलायंस में कांग्रेस में सिर फुट अव्वल की बात होती थी, तो फिर ये तमाम जो कांग्रेस समर्थक हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक नेता हैं, वो कहते थे कि एनडीए का भी तो यही हाल है। देखिए, एनडीए के कितने समर्थक जो हैं छोड़ के चले गए, और एनडीए में जो भी छोड़ कर गया वो आज तक पलट कर नहीं आया। वो लोग कहते थे देखिए शिवसेना चली गई, वो कहते थे कि देखिए जेडीयू चली गई, वो कहते थे देखिए अकाली दल चली गई। कितने ही जो पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो एनडीए को छोड़ चुकी हैं। अब वो परसेप्शन जो है, उस परसेप्शन को में जो है बीजेपी एक बार जीत गई है, क्योंकि अब बीजेपी कहेगी जो एनडीए छोड़कर जाता है वो वापस भी आता है। जैसे नीतीश कुमार, वो एनडीए छोड़ के गए लेकिन एक बार फिर से वापस आ गए। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, बहुत हो सकता है बहुत जल्द आपको अकाली दल भी जो है एक बार फिर से एनडीए के साथ खड़ा दिखे पंजाब में हो सकता है कि अकाली दल और बीजेपी एक बार फिर से साथ आ जाए, ऐसी इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये जो परसेप्शन की राजनीति है, इसमें एनडीए स्ट्रांग हो गया और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस खत्म हो गया। तीसरी बड़ी बात क्या, जैसे मैंने बताया
कि अब 18 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार हो गई है, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप चुनाव में जाते हैं कितने राज्यों में आपकी सरकार है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिल गई है कि 18 राज्यों में उसकी सरकार है। और चौथी बड़ी बात ये कि विपक्ष के पास जो प्रशासनिक अनुभव के नाम पर जो सबसे मजबूत चेहरा था, सबसे मजबूत जो उम्मीदवार था, बीजेपी ने वो उम्मीदवार उनसे ले लिया। अब सवाल है कि इंडिया अलायंस के पास कौन सी होता है? ममता बनर्जी जो सिर्फ बंगाल तक सीमित है, अखिलेश यादव जिनको उत्तर प्रदेश के बाहर कोई चाहता नहीं है, राहुल गांधी जिनका भविष्य खतरे में पहली है, जिनको जिनको देश में अभी तक स्वीकार नहीं किया लोगों ने नेता के रूप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको कर्नाटक के बाहर कोई नहीं स्वीकार करता है। तो अब सवाल है कि इंडिया अलायंस में बचा कौन? तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण अब बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दिए। अब अंत में सवाल एक बचता है कि बीजेपी ने तो ये कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे। मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी ने उसकी भी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की राजनीति का पटाक्षेप होना लगभग तय है। इसी बार बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने ये शर्त रखी थी कि आप जो है केंद्र में आ जाओ और जो है उसके साथ साथ और बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री को बना दिया जाए। रेणु कुमारी का नाम आगे चल रहा था कि एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और नीतीश कुमार केंद्र में आ जाए। इस तरह के समझौते को बीजेपी लेकर चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए माने नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देते तो ऐसा उनको कहाँ स्वीकार था। और थोड़ा सा टाइम खिंच रहा था, तो बीजेपी ने तय किया कि फिलहाल उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में बना दिया जाए। हालांकि बीजेपी के समर्थक इससे नाराज हैं। अभी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग भी लिख रहे हैं एक बार फिर से पलटू राम को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। लेकिन फिर कह रहा हूं 2024 की रणनीति के हिसाब से सारा कदम उठाया गया है। और अभी जो है जो समझौता हो उसके तहत ये माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा में जैसे पिछली बार 17 सीटें जेडीयू को दी थी, इस बार बीजेपी जेडीयू को उतनी सीटें नहीं देगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस वक्त बहुत बड़ी जो है राम लहर के कारण बीजेपी बहुत आ गया, तो उतनी सीटें नहीं देगी। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार नीतीश कुमार के इतने पर कतर दिए जाएं कि या तो 2025 के विधानसभा चुनाव तक चुपचाप नीतीश कुमार बीजेपी के कहे अनुसार चलते रहें और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना नीतीश के अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। नीतीश उनके पीछे खड़े होंगे, और नहीं तो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश का शायद जो है नीतीश की राजनीति का मुख्यमंत्री के तौर पर शायद अंत हो जाए। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस बात को समझिएगा, ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।